इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम की। अभी तक हमने देखा कोई भी व्यक्ति जो इनकम अर्न करता है, ऐसे में उसकी जो इनकम होती है 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर कैटेगराइज की जाती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ऐसे में अब जो एसएससी है, जो टैक्स पेयर है, वह गवर्नमेंट को बताता है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उस व्यक्ति ने कितनी इनकम जो है अर्न की है, उस इनकम पर कितना टैक्स पे किया गया है, और यह वो बताता है थ्रू रिटर्न ऑफ इनकम, दैट इज ROI, रिटर्न ऑफ इनकम। तो बेसिकली रिटर्न ऑफ इनकम फॉर्म्स हैं ITR 1 से लेकर ITR 7, इनकम टैक्स रिटर्न 1 से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न 7, 7 तरह के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स बताए गए हैं। और इन फॉर्म्स में जो व्यक्ति है अपनी इनकम डिक्लेयर करता है और उस इनकम पर जो टैक्स है वो टैक्स डिक्लेयर करता है। तो ऐसे में सबसे पहली बात आती है कि किस व्यक्ति को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है, दैट इज कंपल्सरी है। क्या सभी व्यक्तियों को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होती है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी कोई इनकम ही नहीं है, क्या उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी, या फिर कोई लिमिट दी गई है जिस लिमिट के तहत ही रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की जाती है? इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस सेशन के अंदर जो है डिस्कस किए जाएंगे। तो बात करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम की। तो रिटर्न ऑफ इनकम अगर हम बात करें, किस व्यक्ति को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और किस व्यक्ति को कुछ छूट दी गई है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए। तो यहाँ पर ये सभी बातें हमें बताता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, जो बात करता है ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। तो दैट मीन्स सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 हमें बताएगा कौन कौन से वो व्यक्ति होंगे जिनको रिटर्न ऑफ फाइल करना मैंडेटरी होगा। तो इसके लिए बताया गया एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, बीइंग ए कंपनी और ए फर्म, shall on or before due date furnish a return of income। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कंपनी की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, फॉरेन कंपनी, इन सभी कंपनीज को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना क्या है? मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। कोई इनकम हो या ना हो, दोनों ही सिचुएशन में जो कंपनीज होंगी वो रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरीली फाइल करेंगी। सिमिलर वे में पार्टनरशिप फर्म्स की बात की गई। जो पार्टनरशिप फर्म्स होंगी उनके केसेस में इनकम हो या ना हो, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। मान लीजिए कंपनी के केस में लॉस है, पार्टनरशिप फर्म के केस में लॉस है, तो क्या तब भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी? द आंसर इज यस। इन केस ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म्स there is compulsory requirement of filing of income tax return। इनके अलावा जो व्यक्ति बच जाते हैं, पर्सन अदर देन ए कंपनी और ए फर्म, तो यहां पर जो बाकी व्यक्ति हैं उनके अंदर कवर किया गया इंडिविजुअल को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, एसोसिएशन ऑफ पर्संस को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को। तो इन सभी व्यक्तियों को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी इफ his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this act during the previous year exceed the maximum amount which is not chargeable to tax। तो इसका मतलब इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, रिटर्न ऑफ इनकम तभी फाइल करनी होगी जब टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड करेगी। अब बात आई मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स क्या है?
ये ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल 2,50,000 रुपीज, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 3 लाख रुपीज, इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन 5 लाख रुपीज। तो ये आपकी वो अमाउंट है जो नॉट चार्जेबल टू टैक्स है। तो इनको कहा गया मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो अगर आपकी टोटल इनकम इस लिमिट से एक्सीड कर जाएगी तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी होगा, कंपल्सरी होगा। उसके अलावा बताया गया इन रिस्पेक्ट एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसेबल। तो मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट है, दैट इज मिस्टर एक्स, यह जो है यूएसए में है, और एक एजेंट जो है अपॉइंट किया गया है इंडिया में मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई को एसेसेबल किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, क्योंकि मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट है, आउट ऑफ इंडिया है। तो ऐसे में मिस्टर वाई को ऑथराइज किया गया है एज एन एजेंट, वो क्या करेंगे, वो सभी कंप्लायंसेस करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। तो अगर मिस्टर एक्स की इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है तो इन दैट सिचुएशन मिस्टर वाई को रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। तो ऐसे में कहा गया बीइंग ए पर्सन अदर देन कंपनी और ए फर्म, if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this act। तो मिस्टर एक्स के बिहाफ पर मिस्टर वाई जो है असेसेबल है। तो ऐसे में मिस्टर एक्स की इनकम अगर नॉट मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड करेगी तो ऐसे में मिस्टर वाई को रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी होगा, मैंडेटरी होगा। shall on or before due date furnish a return of his income। तो on और before due date, तो एक ड्यू डेट बताई गई है, उस ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ फाइल करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। और द इनकम ऑफ सच अदर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो आपको जो फॉर्म्स बताए गए हैं ITR 1 से लेकर ITR 7 तक, आपके केस में जो भी ITR फॉर्म एप्लीकेबल होगा वो फॉर्म आप सेलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी जो इनकम है उसको डिक्लेयर करेंगे, और इस रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई भी किया जाएगा। हम देखेंगे जब प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स के अंदर जो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम है आप उसको EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए वेरीफाई करते हैं। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है, कंपनी और फर्म के केस में कंपल्सरी है, मैंडेटरी है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना, और इनके अलावा बाकी जो सभी व्यक्ति हैं उनके केस में रिटर्न ऑफ इनकम तभी फाइल की जाएगी जब टोटल इनकम एक्सीड करेगी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो एक सवाल यहां पर आता है, अगर मान लीजिए किसी की इनकम है 1,50,000 रुपए, पूरे साल भर में 1,50,000 रुपए की इनकम अर्न की गई है, तो ऐसे में टोटल इनकम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड नहीं करती है। तो इसका मतलब रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो क्या फिर भी वो व्यक्ति रिटर्न फाइल कर सकता है? द आंसर इज यस। यहां पर कहा गया है कि जिसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड करेगी उसको तो रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इनकम एक्सीड नहीं करती है, वो मन करता है तो रिटर्न फाइल कर सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात, यहां पर वर्ड यूज किया गया टोटल इनकम, और टोटल इनकम आपको पता है ग्रोस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, दैट इज सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन लेस करने के बाद हमारे पास आती है टोटल इनकम। तो दैट मींस सब सेक्शन 1 में तो बेसिकली कहा गया कि अगर टोटल इनकम एक्सीड करेगी तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। लेकिन हम देखेंगे यहां पर टोटल इनकम की जगह ग्रोस टोटल इनकम को चेक किया जाएगा। ऐसा किस लिए? यहां पर एक प्रोविजो दिया गया है, प्रोविजो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एवरी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, Hindu undivided family, association of person, body of individuals, whether incorporated or not,
और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यहां पर आप ध्यान देंगे तो कंपनी और फर्म्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। रीजन बीइंग, कंपनी के केस में और फर्म्स के केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, रिटर्न फाइल ही करनी होगी। लेकिन उनके अलावा जो व्यक्ति बच गए उसके लिए कहा गया था टोटल इनकम अगर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड करेगी तो ऐसे में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी होगा। लेकिन प्रोवाइजो में कहा गया इफ his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this act during the previous year without giving effect to the provision of section 10 clause 38 section 10a section 10b section 10ba section 54 section 54b 54d section 54ec section 54f सेक्शन 54G, सेक्शन 54GA, सेक्शन 54GB और चैप्टर 6A। चैप्टर 6A में आती है सेक्शन 86 से लेकर 80U तक की डिडक्शन। तो मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस हम ऑलरेडी अपने सेशंस में जो है डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 54 से लेकर 54GB तक कैपिटल गेन हेड में डिस्कशन किया गया था। सेक्शन 10 भी हमने काफी जगह पर जो है डिस्कशन किया है अलग अलग सेशंस के दौरान। चैप्टर 6A जिसके अंदर बेसिकली आपकी 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस को कवर किया गया है। तो इनको इफेक्ट देने से पहले, दैट मींस इनको लेस करने से पहले जो टोटल इनकम होगी अगर वो एक्सीड कर जाती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स शैल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट furnish a return of his income or the income of such other person during the previous year in the prescribed form and verified in the prescribed manner and setting forth such other particulars as may be prescribed। तो दैट मीन्स हम जो बात कर रहे थे सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग हम टोटल इनकम को चेक करेंगे, वहां पर आप टोटल इनकम को चेक नहीं करेंगे। वहां पर कहा गया कि आप जो डिडक्शंस लेते हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की, आप जो डिडक्शंस लेते हैं सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54GB तक की, आप जो एग्जम्पशंस क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 10 क्लोज 38, अंडर सेक्शन 10A, अंडर सेक्शन 10B, अंडर सेक्शन 10BA, तो इन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को क्लेम करने से पहले अगर आपकी इनकम 2,50,000, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है उसको एक्सीड कर जाती है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। तो इसका मतलब हम जो चेक करेंगे हम चेक करेंगे ग्रोस टोटल इनकम। हम यहां पर जो चेक करेंगे हम वो चेक करेंगे ग्रोस टोटल इनकम। हम टोटल इनकम चेक नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर कहा गया है डिडक्शंस एग्जम्पशंस लेस करने से पहले जो आपकी इनकम होती है उस इनकम को आप चेक करेंगे और वो इनकम अगर 2,50,000 रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है उसको एक्सीड करेगी तो ऐसे में आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा। बहुत सारे लोग जो है इस प्रोविजन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपीस और ऐसे में 5 लाख रुपीस की अगर इनकम है और वो जो व्यक्ति है एक नॉर्मल इंडिविजुअल है और जो एज है वो लेस देन 60 इयर्स है, दैट मीन्स वो सीनियर सिटीजन नहीं है। अब उसकी इनकम है 5 लाख रुपीस और 5 लाख रुपीस की इनकम पर जो टैक्स होता है वो होता है 12,500 रुपए। और ऐसे में अगर इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती है तो ऐसे में 12,500 रुपए तक की ही आपको रिबेट मिल जाती है और आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है निल। तो व्यक्ति सोचता है कि उसकी इनकम 5 लाख या 5 लाख रुपए से कम है, टैक्स कोई नहीं बनता है, टैक्स उसे पे नहीं करना है, तो ऐसे में उसे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में वो गलत सोचता है। यहां पर कहा गया है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो कि है 2,50,000 इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल, 3 लाख रुपए इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन और 5 लाख रुपए इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन। तो हमारे केस में नॉर्मल इंडिविजुअल की जो लिमिट है वो 2,50,000 रुपए है। तो इसका मतलब अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपीज है, भले ही मेरा कोई टैक्स नहीं बनता है, भले ही मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना है, पर मुझे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी। एक और एग्जांपल मान लीजिए मेरी जो इनकम है वो है 5 लाख रुपीज
लेकिन ऐसे में कुछ डिडक्शंस मुझे मिल जाती है। लेट से 1,50,000 रुपए तक की डिडक्शन जो है सेक्शन 80C के तहत मुझे मिल जाती है। लेट से 50,000 रुपए तक की डिडक्शन जो है मुझे 80D के तहत मिल जाती है, सॉरी 80CCD नेशनल पेंशन स्कीम के तहत। 25,000 रुपए तक की डिडक्शन मुझे मान लीजिए 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग मिल जाती है। और इसके अलावा मान लीजिए और कोई डिडक्शन है 80GG सेक्शन के तहत, मान लीजिए 50,000 रुपए की, जो कि रेंट पेड के रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिलती है, मैक्सिमम 5,000 रुपीज पर मंथ। तो ऐसे में मेरी जो इनकम हो जाती है वो इनकम यहां पर हो जाती है 2,25,000 रुपए। तो इसका मतलब अब मुझे लगता है कि मुझे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम तो जो है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से भी कम है। लेकिन आप गलत सोचते हैं। प्रोवाइजो में कहा गया है कि जो डिडक्शंस हैं उनको लेस करने से पहले जो इनकम है उसको आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो है 5 लाख रुपीज बिफोर अलाउइंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो इन दैट सिचुएशन ये आपकी जो इनकम है ये मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड कर रही है। तो इसलिए आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जरूरी है। हाँ, अगर मान लीजिए मेरी इनकम ही है 2 लाख रुपए और उसमें से 80C की डिडक्शन है मान लीजिए 50,000 रुपए, तो मेरी टोटल इनकम आ जाती है 1,50,000 रुपए। तो यहाँ पर मेरी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है। तो मुझे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। फिर भी अगर आपका मन करता है तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बताया गया सेक्शन 139 सेक्शन 1 एंड अलोंग विद प्रोविजो। उसके बाद एक और प्रोविजो यहां पर रखा गया है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट बीइंग ए पर्सन अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अदर देन वर्ड यूज किया गया है, साथ में वर्ड यूज किया गया है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इट मींस यहां पर बात की गई है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो कोई भी व्यक्ति अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, दैट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया विद इन द मीनिंग ऑफ क्लोज 6 ऑफ सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 के अंदर बताया गया है ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग, जो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक इंडिविजुअल के केस में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में जो रेजिडेंट इन इंडिया है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहां पर बात की गई अदर देन नॉट ऑर्डिनरी, तो दैट मींस ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडियंस की बात की गई, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न अंडर दिस सबसेक्शन, जिसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग उसकी जो इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड नहीं करती है। एग्जांपल के लिए मिस्टर एक्स है और वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और ऐसे में उनकी जो इनकम है वो मान लीजिए वो है 1,50,000 रुपए। कोई डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में इनकी जो टोटल इनकम है, ग्रोस टोटल इनकम है, वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स से कम है, एक्सीड नहीं कर रही है। तो ऐसे में इनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन लगाई गई, who during the previous year holds as a beneficial owner or otherwise any asset including any financial interest in any entity located outside India। तो कोई ऐसी एसेट जो आउटसाइड इंडिया ये होल्ड करता है एज ए बेनिफिशियल ओनर, और he has signing authority in any bank located outside India। तो इंडिया से बाहर कोई बैंक है जिसमें वो साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी ऐसे में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है। और इज ए बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो कोई ऐसी एसेट जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, ये ओनर तो नहीं है लेकिन एज ए बेनिफिशियरी उस एसेट्स का बेनिफिट मिलता है, तो भी ऐसे में he shall furnish on or before the due date a return in respect of his income or loss for the previous year in such form and verified in such manner
and setting forth such other particulars as may be prescribed। तो भले ही उसकी जो इनकम है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के तहत उसको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी अगर वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और वो आउटसाइड इंडिया कोई एसेट होल्ड करता है जिसका वो बेनिफिशियल ओनर है, या फिर आउटसाइड इंडिया कोई बैंक है जिसके अंदर एक अकाउंट है जिसमें वो साइनिंग अथॉरिटी है, या फिर कोई एसेट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया जिसमें वो एक बेनिफिशियरी है, तो ऐसे में उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज इनकम। तो उसके अलावा एक और प्रोविजो यहां पर रखा गया, प्रोवाइडेड आल्सो दैट नथिंग कंटेन्ड इन फोर्थ प्रोविजो शैल अप्लाई। तो अभी अभी हमने जो प्रोविजो डिस्कस किया ये प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा अगर जो व्यक्ति है ऑलरेडी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के तहत रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है। नॉटविथस्टैंडिंग nothing contained in the fourth proviso shall apply to an individual being a beneficiary of any asset located outside India where income, if any, arising from such asset is includable in the income of the person referred to in clause A of that proviso in accordance with the provision of this act। तो अगर कोई इंडिविजुअल है जो आउटसाइड इंडिया जो है कोई एसेट लोकेटेड है जिसमें वो बेनिफिशियरी है और उस एसेट से जो इनकम मिलती है वो ऑलरेडी उसकी इनकम के अंदर इंक्लूड की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो ऐसे में जो फोर्थ प्रोविजो है वो अप्लाई नहीं होगा। यहां पर जो बात की गई वो बात की गई सिर्फ क्लोज बी के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेनिफिशियल ओनर है ऑफ ए एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया या फिर वो एक साइनिंग अथॉरिटी है ऑफ ए अकाउंट आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा। सिक्स प्रोविजो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर कहा गया कि आप जो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस जो बताई गई हैं उनको लेस करने से पहले, उनको एडजस्ट करने से पहले इनकम चेक करेंगे। अगर वो इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ दैट एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस, अगर वो इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड कर जाती है तो ऐसे में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी होगा। उसके अलावा बात की गई सेवेंथ प्रोविजो की, बहुत रिसेंटली जो है लेटेस्ट जो है अपडेट किया गया था और इस प्रोविजन के अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति है जिसकी कोई इनकम नहीं है या फिर जो इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है, तो ऐसे में उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। लेकिन तीन तरह की ऐसी कंडीशंस बताई गई, अगर वो उनके दायरे में आता है तो ऐसे में उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी भले ही उसकी कोई इनकम हो या ना हो। तो प्रोवाइडेड आल्सो दैट ए पर्सन रेफर्ड टू इन क्लोज बी who is not required to furnish a return under this subsection and who during the previous year has deposited an amount or aggregate of the amounts exceeding 1 crore rupees in one or more current accounts maintained with a banking company or a cooperative bank। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जो इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है, लेकिन वह एक करंट अकाउंट मेंटेन करता है एक बैंक के अंदर या कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, और उस करंट अकाउंट के अंदर उसने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ऐसे में भले ही उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड नहीं कर रही है तो भी उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी। प्रैक्टिकली जब हम ITR 1, ITR 2, ITR 3 फाइल करेंगे तो वहां पर भी आपसे एक डिक्लेरेशन ली जाती है कि आप जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं। क्या आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, क्या आप जो है सेवेंथ प्रोविजो के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, दैट मींस अपने करंट अकाउंट के अंदर आपने 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है। सेकंड बताया गया हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग 2 लाख रुपीस फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रेवल टू ए फॉरेन कंपनी फॉरेन कंट्री। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करते हैं और 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं तो ऐसे में अगर आपकी इनकम भले ही मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है,
आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी। तीसरा बताया गया हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा, तो भी ऐसे में आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट इन केसेस के अंदर इंश्योर करना चाहती है कि कोई व्यक्ति जिसकी जो इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है, लेकिन वो इतने सारे खर्चे कर कैसे रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट यहाँ पर क्या देखना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति जो है अपनी इनकम को छुपा रहा है और टैक्स की चोरी कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये 3 जो केसेस है कवर किए गए, इन केसेस में आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी, भले ही आपकी कोई इनकम ना हो। उसके अलावा फुलफिल सच अदर कंडीशंस एज में बी प्रिस्क्राइब। तो टाइम टू टाइम और कंडीशंस भी बताई जा सकती हैं इस 7th प्रोविजो के तहत। Then he shall furnish a return of his income on or before the due date in such form and verified in such manner and setting forth such other particulars as may be prescribed। तो आपको बेसिकली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी। फॉर्म्स मैंने आपको बताया ITR 1 से लेकर ITR 7 तक प्रिस्क्राइब किए गए हैं, बताए गए हैं। उनमें से जो भी ITR फॉर्म आपके केस में एप्लीकेबल होगा वो आप यूज करेंगे और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे। तो यहाँ पर 7th प्रोविजो में आपको ध्यान रखना है, 3 केसेस कवर किए गए हैं। करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट, फॉरेन कंट्री में ट्रैवलिंग की गई है, 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया गया है। तीसरा बताया गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की गई है 1 लाख रुपए से ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ऐसे में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी ही होगी, भले ही आपकी इनकम जो है ना हो या फिर इनकम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 7th प्रोविजन में बताया गया फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन travel to any foreign country does not include travel to neighboring countries or to such other place as the board may specify in this behalf। तो गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे प्लेसेस को, कुछ ऐसी कंट्रीज को नोटिफाई कर सकती है जिनको फॉरेन कंट्री नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ 7th प्रोविजो। उसके अलावा बताया गया फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बेनिफिशियल ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एसेट मींस एन इंडिविजुअल who has provided directly or indirectly consideration for the asset for the immediate or future benefit directly or indirectly of himself or any other person। तो बेनिफिशियल ओनर का मतलब यहाँ पर है कि कोई ऐसी एसेट जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, मान लीजिए वो एसेट जो है इन द नेम ऑफ मिस्टर वाई रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके लिए पेमेंट की गई है बाय मिस्टर एक्स जो इंडिया में है, और ऐसे में मिस्टर एक्स के द्वारा वो पेमेंट की गई है और मिस्टर एक्स के द्वारा ही उस एसेट का बेनिफिट लिया जा रहा है। तो ऐसे में भले ही वो एसेट मिस्टर एक्स के नाम पर रजिस्टर्ड हो, लेकिन मिस्टर वाई क्या माने जाएंगे, बेनिफिशियल ओनर माने जाएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बेनिफिशियरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एसेट मींस एन इंडिविजुअल who derives benefit from the asset during the previous year and the consideration for such asset has been provided by any person other than such beneficiary। तो that means कोई ऐसी एसेट जिसका कंसिडरेशन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पे किया गया है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो किसी दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है, तो ऐसे में वो जो दूसरा व्यक्ति जिसको वो बेनिफिट मिल रहा है वो माना जाएगा बेनिफिशियरी। और इस केस में अगर कोई इंडिविजुअल है जो बेनिफिशियरी है फॉर एन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद बात आती है ड्यू डेट की कि कब तक हमें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होती है। तो ऐसे में बताया गया वेयर द एसएससी इज अदर देन एसएससी रेफर्ड टू इन क्लोज डबल ए। तो क्लोज डबल ए के अंदर भी हम देखेंगे बेसिकली सेक्शन 90 के तहत जो है एक रिटर्न फाइल करनी होती है, वहां पर ड्यू डेट बताई गई है 30 नवंबर। तो उसके अलावा जो रिटर्न्स हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, इन केस ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी अप टू 31st डे ऑफ अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। दैट मींस प्रीवियस ईयर 2021 के लिए जो रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होगी वो होगी 31 अक्टूबर 2021 फॉर एक कंपनी। तो कंपनी के केस में जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर है। और ए पर्सन अदर देन ए कंपनी, कंपनी के अलावा जो बाकी व्यक्ति बच जाते हैं, whose accounts are required to be audited under the income tax act or any law। तो वो व्यक्ति
इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एओपी भी हो सकता है, बीओआई भी हो सकता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी हो सकता है। अगर उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए रिक्वायर्ड है, जो हमने सेक्शन 44 ए बी के तहत डिस्कस किया था इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, तो सेक्शन 44 ए बी के तहत अगर रिटर्न ऑफ इनकम जो रिटर्न सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 31 अक्टूबर 2021 फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। और उसके अलावा मान लीजिए कोई फर्म है जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो फर्म की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2021। तो ऐसे में इस फर्म्स के जो पार्टनर्स होंगे, उन पार्टनर्स के लिए भी जो रिटर्न फाइलिंग करने की ड्यू डेट होगी वो होगी 31 अक्टूबर 2021। दैट मींस 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो a partner of a firm whose accounts are required to be audited under the Income Tax Act or under any other law for the time being in force, or the spouse of such partner if the provision of section 5A applies to such spouse। तो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है अंडर क्लोज बी, तो ऐसे में जो पार्टनर्स होंगे अंडर क्लोज सी, उनके लिए भी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होगी 31 डे ऑफ अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। यहाँ पर पार्टनर्स चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो चाहे वो नॉन वर्किंग पार्टनर हो, दोनों के केस में ही जो है ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर। अब मान लीजिए जो पार्टनरशिप फर्म है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे में हम देखेंगे उस केस में ड्यू डेट होगी 31 जुलाई। और ऐसे में उस फर्म्स के जो पार्टनर होंगे उनके लिए भी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 31 जुलाई। तो दैट मींस अगर फर्म के केस में ऑडिट एप्लीकेबल है, तो पार्टनर्स के केस में भी जो है 31 अक्टूबर ड्यू डेट होगी। और अगर फर्म के केस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो पार्टनर्स के केस में भी जो ड्यू डेट होगी वो 31 अक्टूबर नहीं होगी, वो होगी 31 जुलाई। उसके अलावा एक सेक्शन है सेक्शन 5A, जो बेसिकली बात करता है पोर्चुगेज सिविल कोड की। तो जनरली गोवा के अंदर ये जो प्रोविजन है ये अप्लाई होता है। इस केस में बेसिकली होता क्या है, जो स्पाउस है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है हस्बैंड है और मिसेस एक्स है वाइफ है, तो क्या होता है मिस्टर एक्स की जो इनकम होगी वो डिवाइड की जाएगी मिसेस एक्स और मिस्टर एक्स दोनों के हैंड में, और सिमिलर वे में मिसेस एक्स की जो इनकम होगी वो डिवाइड की जाएगी इन दी बोथ मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स। तो ये जो है अप्लाई होता है पोर्चुगेज सिविल कोड के तहत सेक्शन 5A में, जो कि बेसिकली गोवा के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात आई, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को जो मिस्टर एक्स है या फिर मिसेस एक्स, किसी को भी एक को जो है सेक्शन 44 AB के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में कहा गया जो दूसरा व्यक्ति होगा उसके लिए भी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 31 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि एक की इनकम दूसरी की इनकम के अंदर इंक्लूड की जानी है। यहां पर ध्यान रखें, इसको क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर कवर नहीं किया जाता, ये बेसिकली एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो पोर्चुगीज जो पुर्तगालीज होते हैं उनके केस में ही जो है बेसिकली अप्लाई होता था, और आज तक ये जो है सेक्शन 5A के तहत जो है एडमिनिस्टर किया जा रहा है। तो ऐसे में कहा गया कि और द स्पाउस ऑफ सच पार्टनर इफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5A अप्लाइज टू सच स्पाउस। तो अगर मान लीजिए जो पार्टनर है उनके केस में सेक्शन 5A अप्लाई होता है, तो उस पार्टनर की जो स्पाउस होंगी उनकी भी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 31 अक्टूबर। तो ऐसे में जो कंपनी है, कंपनी के केस में भले ही टैक्स ऑडिट अप्लाई हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, 31 अक्टूबर जो है ड्यू डेट होगी। जो पार्टनरशिप फॉर्म है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, अगर उनके केस में सेक्शन 44 AB के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट होगी, ड्यू डेट होगी। और जो पार्टनर्स होंगे फर्म्स के जिनके केस में ऑडिट एप्लीकेबल है, जिस फर्म के केस में, तो पार्टनर्स की जो ड्यू डेट होगी रिटर्न फाइल करने की वो भी होगी 31 अक्टूबर। अलावा जो बच जाते हैं वो व्यक्ति जिनके केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल है, हिंदू अनवेडेड फैमिली है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है जिनके केस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो इन दैट केस इन केस ऑफ एनी अदर एसएससी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होगी 31 जुलाई।
तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर 2021 के रिगार्डिंग, जो ड्यू डेट होगी वो होगी 31 जुलाई 2021। हालांकि ड्यू टू कोविड पेंडेमिक इस डेट को जो है एक्सटेंड किया जा चुका है ऑलरेडी। 30 सितंबर 21 जो है वो है लास्ट डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ एनी अदर एसेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिनके केसेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर 30 सितंबर 2021 तक आप जो है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा बताया गया इन केस ऑफ एन एसएससी इंक्लूडिंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म और द स्पाउस ऑफ सच पार्टनर हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग अंडर सेक्शन 92E। तो बेसिकली सेक्शन 92E के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग की जो रिपोर्ट फाइल करनी होती है, जो रिटर्न फाइल करनी होती है, वो आपको 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक फाइल करनी होती है। ये जो प्रोविजन है बेसिकली इंटरनेशनल टैक्सेशन के रिगार्डिंग जो है एप्लीकेबल होता है, जहां पर आपकी जो सिस्टर कंसर्न है वो आउटसाइड इंडिया है और उनके साथ आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऐसे में ट्रांसफर प्राइसिंग की जो है रिपोर्टिंग करनी होती है। वो रिपोर्टिंग आप 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ड्यू डेट बताई गई अंडर द इनकम टैक्स लॉ फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। बात आती है फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो अभी हमने देखा था जिन व्यक्तियों के केसेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है, उनको 31 अक्टूबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर सॉरी असेसमेंट ईयर, अगर प्रीवियस ईयर 2021 है तो ऐसे में 31 अक्टूबर 2021 जो है वो ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ ए पर्सन हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। तो ऐसे में बात आया कि रिटर्न ऑफ इनकम तो आपको 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है, तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको कब तक फाइल करनी है? तो ऐसे में कहा गया कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जो ड्यू डेट है उससे 1 महीना पहले तक आप जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे में वो व्यक्ति वो जो सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट है, जिनके केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक उनको क्या करनी होगी? अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी और उसके बाद वो लोग अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे। तो रिटर्न ऑफ इनकम के लिए लास्ट डेट बताई गई 31 अक्टूबर और टैक्स ऑडिट के लिए लास्ट डेट बताई गई 30 सितंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, वो पहले अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करेंगे, उसके बाद वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे 31 अक्टूबर तक। तो यहां पर बताया गया स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी ऑफ द प्रीवियस ईयर relevant to an assessment year means date 1 month prior to the due date for furnishing of the return of income under subsection 1 of section 139। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए बताया गया कि जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट बताई गई है, उससे 1 महीना पहले तक आपको क्या करना होगा? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी। तो ऐसे केस में रिटर्न ऑफ इनकम जो है लास्ट डेट होगी 31 अक्टूबर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट होगी 1 month बिफोर, दैट इज 30 सितंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो चेंज है ये लास्ट ईयर किया गया है, तो ऐसे में काफी सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको पहले फाइल करनी होगी 30 सितंबर तक और उसके बाद आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक इन केस ऑफ ए पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट।